Assalamu alaikum everyone. Welcome to the first online lecture of design and analysis of algorithms. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम चूँकि थोड़ा सा कोर्स पीछे कवर कर चुके हैं अपनी क्लासेस में, और ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं सिर्फ लॉकडाउन और हालात की वजह से स्टार्ट किए गए हैं। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने अपना टॉपिक या कोर्स छोड़ा था। टॉपिक हमने स्टार्ट किया था रिकरेंसेस एंड रिकर्जन रिलेशंस का, जिसमें इंट्रोडक्शन शायद मैंने आपको दे दिया था पहले। उसमें हमने डेफिनेशन देखी थी कि रेकरेंस होता क्या है। रेकरेंस किसी भी ऐसी इक्वेशन या इनइक्वालिटी को कहते हैं जो कि एक फंक्शन को डिस्क्राइब करती है इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू और स्मॉलर ऑन स्मॉल इनपुट्स। यानी ऐसी इक्वेशन या इनइक्वालिटी, पहले तो इस टर्म को समझते हैं। इक्वेशन हर उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं जो कि जिसमें इक्वालिटी हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो। और इनइक्वालिटी वो होती है जिसमें दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होती, बल्कि लेस देन या ग्रेटर देन होती है। हर वो इक्वेशन या इनइक्वालिटी जो कोई रेकरेंस कहते हैं जिसमें किसी भी फंक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है, और उस फंक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है उसकी अपनी ही कुछ छोटी छोटी वैल्यूज़ के ज़रिए। जिस तरह हमने ये नीचे एक आपके सामने एक टी ऑफ एन इज इक्वल टू एक रेफरेंस रिलेशन लिखा हुआ है। ये रेफरेंस रिलेशन मर्ज सॉर्ट का है और ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले क्लास में। इस पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था और दूसरे तीसरे मेथड्स। तो n इज इक्वल वन एन ग्रेटर देन वन, इस तरह की छोटी छोटी वैल्यूज़ पर हम एक फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं कि फंक्शन क्या काम कर रहा है, किस तरह से जो है वर्किंग कर रहा है, और हमारे एल्गोरिथम में जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है या कोई भी और कम्प्लेक्सिटी है उसको किस तरह से डिफाइन कर रहा है। तो जहाँ तक बात है रेकरेंस रिलेशंस की, तो इसमें तीन तरह के मेथड्स आते हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है, रेकरेंस रिकर्जन ट्री मेथड और मास्टर मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने देखा था कि वी गेस अ बाउंड एंड देन यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव आर गेस करेक्ट। हमने एक रेकरेंस रिलेशन लिया था, उस पर कुछ बाउंड्स लगाए थे, और उसके अंदर हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए यानी एक वैल्यू को चेंज इस जगह दूसरी वैल्यू लगाकर हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, और हमने ये गेस किया था कि हमारा जो गेस है वो करेक्ट है। रिकर्जन ट्री में हम देखते हैं कन्वर्ट्स द रेकरेंस इनटू अ tree whose nodes represent the cost incurred at various levels of the recursion. We use techniques for bounding summations to solve the recurrence. Recursion tree में हमने अपने recurrence relation का एक ट्री बनाया था। उस ट्री के अकॉर्डिंग हमने सारी रिकर्जन जो है परफॉर्म की थी, और उस में हमने डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके जो है रिकर्जन ट्री को पूरा किया था। और वो जो तीसरा जो था मास्टर मेथड, वो हमने अब स्टार्ट करना है। आज के इस लेक्चर का पर्पस बेसिकली मास्टर मेथड ही है हमारा। मास्टर मेथड क्या होता है? मास्टर मेथड तमाम मेथड्स की निस्बत यानी सब्स्टिट्यूशन और रिकर्जन ट्री में सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड कंसिडर किया जाता है। उसकी वजह ये है कि ये फार्मूलाज पर बेस्ड होता है। अगर आपको फार्मूलाज याद हैं तो आप इजीली रिकर्जन का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। आपको रिकर्जन ट्री की तरह पूरा ट्री नहीं बनाना पड़ेगा जिस तरह हमने पीछे बनाया था, और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह मैथमेटिकल इंडक्शन का काम नहीं करना पड़ेगा। तो मास्टर मेथड में हम जो है डायरेक्टली फार्मूलाज के ज़रिए वर्किंग करते हैं। मास्टर मेथड में डेफिनेशन इसकी यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है। ये टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए टी एन ओवर बी प्लस एफ ऑफ एन। ये मास्टर मेथड की जो है सबसे पहली कंडीशन है। कंडीशन कह लें या डेफिनेशन कह लें, उसमें हम देखते हैं कि टी ऑफ एन कोई भी रेफरेंस है जो कि इक्वल है किसके, ए कोई भी इंटीजर वैल्यू है, टी एन ओवर बी, बी भी कोई वैल्यू, और एफ ऑफ एन हमारा एक फंक्शन है। इसमें हमारे पास ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन और बी ग्रेटर देन वन है, जबकि एफ ऑफ एन जो है वो फंक्शन में गिवन है, यानी प्लस के बाद जो भी यहाँ पे टर्म दी होगी वो एफ ऑफ एन कंसिडर की जाएगी। ये मास्टर मेथड की डेफिनेशन है। मास्टर मेथड के तीन केसेस होते हैं, वो भी हम देखते हैं नेक्स्ट आगे जाके। तो ये जो पेज मैंने आपके सामने ओपन किया है, ये हमारी इस बुक का ही पेज है जो बुक मैंने आपको दी है। ठीक है, ये आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं हमारे मास्टर मेथड को। तो मास्टर मेथड में हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि तीन केसेस हैं। उन तीनों केसेस को हम बारी बारी देखेंगे
और उन तीनों केसेस में हम ये चेक करेंगे कि किस तरह से जो है हमारे रेकरेंस रिलेशन सॉल्व किए जाते हैं मास्टर मेथड के थ्रू। मास्टर थ्योरम भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और मास्टर थ्योरम में डेफिनेशन जैसे अभी मैंने बताई आपको कि वो ये है कि टी ऑफ एन कोई भी एक रेफरेंस रिलेशन है और वो इक्वल होगा किसके, ए टी ऑफ एन ओवर बी टी ऑफ एन ओवर बी और प्लस एफ ऑफ एन। ये हमारे पास जो एक बेसिक डेफिनेशन है मास्टर थ्योरम की। इसके अंदर हम कहते हैं जी कि, या यूं कह लें, वेयर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड बी इज ग्रेटर देन 1। तो ये होगी हमारी बेसिक डेफिनेशन मास्टर थ्योरम की। अब जिस तरह की हमने बात की थी केसेस की, तो यहाँ पर डिफरेंट केसेस भी इसमें आते हैं मास्टर थ्योरम में। केस नंबर 1 हम देखते हैं। केस नंबर 1 कुछ यूँ है, अगर हमारे पास इफ़ एफ ऑफ एन कोई भी फंक्शन है, अगर ये इक्वल होता है बिग ओ ऑफ एन log n log of a बेस b माइनस एप्सिलॉन के। अब इसके अंदर हम डिफरेंट सिंबल्स वगैरह भी देख रहे हैं। n कोई भी इंटीजर है, log a ऑफ बेस b माइनस एप्सिलॉन। बिग ओ का आप सबको पता है, बिग ओ नोटेशन अपर बाउंड के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। हम लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं पहले ये। फॉर कंडीशन यहाँ पर ये है इसके साथ के फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है देन टी ऑफ एन क्या होगा, टी ऑफ एन होगा हमारे पास थीटा या बिग थीटा ऑफ एन लॉग बी ऑफ एन लॉग ए बेस बी। ये हमारा केस 1 है, यानी कि अगर एफ ऑफ एन कोई भी फंक्शन इक्वल होता है बिग ओ एन लॉग ए ऑफ बेस बी माइनस एप्सिलॉन के, जिसमें एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन ए यानी ग्रेटर देन 0, कोई भी वैल्यू एप्सिलॉन की अगर कंसिडर हम कर लें, उसके लिए अगर ये एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन लॉग ए बेस बी माइनस एप्सिलॉन, ये ट्रू होती है कंडीशन, तो टी ऑफ एन यानी रेकरेंस रिलेशन हमारा क्या होगा, थीटा एन लॉग ए बेस बी होगा। अब ये बात बज़ाहिर तो आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी लग रही होगी, इसको हम एक एग्जांपल के साथ जो है वो समझ लेते हैं। एग्जांपल में हम एक रेफरेंस रिलेशन लेते हैं। लेट्स जस्ट सपोज हमारा रेफरेंस रिलेशन कुछ यूँ है, टी ऑफ एन इज इक्वल टू 9t और यहाँ पर n
ओवर 3 साथ एफ ऑफ एन हम ले लेते हैं प्लस एन। सपोज ये हमारे पास एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये एक रेफरेंस रिलेशन है। इसके अंदर हमारे पास देखा जाए अगर ए क्या बनता है, ए हमारे पास होगा इक्वल टू 9, ठीक है, और बी हमारे पास क्या होगा 3, और इसी तरह एफ ऑफ एन क्या होगा इक्वल टू एन। अब ये हमने कैसे देखा है, मास्टर थ्योरम की डेफिनेशन पे आ जाए। ये डेफिनेशन थी मास्टर थ्योरम की। अब इसमें देखें टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए की जगह यहाँ पर क्या है 9, तो मतलब ए की वैल्यू 9 है। टी एन ओवर बी, टी एन ओवर 3, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 3, और प्लस एफ ऑफ एन की जगह क्या है एन। तो इस तरह से ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 3 और एफ ऑफ एन की वैल्यू एन। ये जो भी हम रेफरेंस रिलेशन लिया हमने ये एग्जांपल के तौर पर, ये हमारी इस मास्टर थ्योरम की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही सबसे पहली कंपल्सरी कंडीशन होती है कि जो भी हम रेफरेंस रिलेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, अगर मास्टर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो मास्टर मेथड की बेसिक डेफिनेशन के साथ ये रेफरेंस रिलेशन फुलफिल इसकी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से ये कंडीशन फुलफिल कर रही है। अब हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल में हम चूंकि केस 1 डिस्कस कर रहे हैं, तो केस 1 में सबसे पहले हम ये वाला इतना सा पार्ट ये हम सॉल्व कर लेते हैं। इस पार्ट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास n log a बेस b ये किसके बराबर होगा। इसको हम चलें यहाँ से n को भी हम अभी स्किप कर देते हैं। हम देखते हैं कि log हम यहाँ पर देखते हैं कि जी log ये हमने चेक करना है सबसे पहले कि ये किसके इक्वल है। log a बेस b, इसमें a और b की वैल्यूज पुट कर लें। log b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, वो हम बेस में लिख देते हैं, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 है, वो हम उसको ऊपर लिख देते हैं। तो log 9 बेस 3 इक्वल्स होता है 2 के। ये बेसिक रूल है लॉगरिथम्स का, अगर आपको मैथमेटिक्स के बारे में पता है तो आपको ये समझ में आ जाएगा, और नहीं भी अगर पता तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये हमारे पास log a बेस b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। अब ये हमने एक और वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बाद हम देखते हैं जी हमारे पास ये वाली साइड, ये जो राइट हैंड साइड है हमारे केस 1 की, इसके बारे में देख लेते हैं। ये वाली जो साइड है हमें बिग ओ n log, यहाँ पर हम अगर a और b की वैल्यूज पुट कर लें, a की वैल्यू हमारे पास 9 है और b की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये पूरी टर्म किसके इक्वल होगी बिग ओ n। अब ये चूंकि हम ये वाला पार्ट सारा n ये इसको हम किसके बराबर कह चुके हैं ऑलरेडी 2 के बराबर, तो यहाँ पर हम पावर में क्या आ गया इसकी जगह एंड 2। ये 2 मैंने किसकी जगह लिखा है log 9 बेस 3 की जगह, जो हम यहाँ पर ऊपर ये इक्वल जो है प्रूफ कर चुके हैं। और इधर माइनस एप्सिलॉन जो है वो वैसे ही रहेगा। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब केस में देखें एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू हम एप्सिलॉन की ले सकते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं क्या
कि एप्सिलॉन जो है वो इक्वल है किसके, 1 के। कंडीशन के मुताबिक हमने 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम ये वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो राइट हैंड साइड है ये हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, बिग O ऑफ n पावर 2 माइनस 1, एप्सिलॉन की जगह 1 पुट करें, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो यानी n पावर 1 ही कंसिडर होती है, तो ये बिग O ऑफ n आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये हमारा एफ ऑफ एन क्या था, तो ये हम केस को हम स्टडी कर रहे हैं। केस में देखें एफ ऑफ एन इक्वल टू दिस वैल्यू राइट हैंड साइड। एफ ऑफ एन हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर एन है हमारे इस इक्वेशन के मुताबिक। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एन इज इक्वल टू बिग O ऑफ एन, ठीक है। ये हमारे पास, और ये ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि एन इज अपर बाउंडेड विद एन, बात सही है। तो अगर ये बात सही है, यानी ये कंडीशन मेरी, ये केस 1 वाली कंडीशन ये ट्रू हो रही है, तो टी ऑफ एन क्या होना चाहिए, टी ऑफ एन ये होना चाहिए थीटा ऑफ एन। तो टी ऑफ एन हम लिख लेते हैं। टी ऑफ एन हमारे पास होगा इस हमारी एग्जांपल के मुताबिक टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ ये जो पूरा पार्ट है इसको हम किसके इक्वल बना रहे हैं, एन स्क्वायर के। ये हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी, तो हम कह सकते हैं कि जो टी ऑफ एन है वो थीटा ऑफ एन स्क्वायर है, ठीक है। ये हमने केस 1 की तमाम कंडीशन के मुताबिक इसे कंप्लीट कर लिया है। तो अगर ये पहली कंडीशन केस 1 की ट्रू हो रही थी तो मैं टी ऑफ एन को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, लॉग ए बेस बी किसके बराबर है, 2 के। ये हम कभी प्रूव कर चुके हैं। तो थीटा एन केयर, ये हमारी जो है वो केस 1 पूरा हो गया यहाँ पे। केस 1 के बाद आ जाते हैं जी हम केस 2 पे। केस 2 क्या कहता है हमें, जिसकी भी कंडीशंस है केस 1 की तरह। कंडीशन क्या है जी, इफ़ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा एन लॉग, वही ये केस 1 वाली कंडीशन है, मिलती जुलती, थोड़ी सी चेंजिंग है बस। ये हमारी केस 1 की, सॉरी केस 2 की कंडीशन है। इसके अंदर अगर ये कंडीशन पूरी होती है, यानी एफ ऑफ एन इक्वल होता है थीटा एन लॉग ए बेस बी के, तो हम टी ऑफ एन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू है, होगा थीटा थीटा एन लॉग ए बी, ए बेस बी, और साथ इसके एक चीज़ ऐड हो जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ एन, ठीक है। ये हमारी केस 2 की जो है वो कंडीशन है। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें समझना जो है आसान हो जाए। एग्जांपल हम ये लेते हैं जी कि लेट्स जस्ट सपोज हमारा वेक्टर रिलेशन है टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ, यहाँ पे एक इक्वेशन है तो हम इक्वेशन को पुट कर लेते हैं।
इक्वेशन हमारे पास ये है, सपोज 2n ओवर 3 कर लेते हैं हम, 2n ओवर 3। तो 2n ओवर 3 और साथ हम इसके एफ ऑफ एन एक कांस्टेंट ले लेते हैं 1। अब इस एग्जांपल में हम देखें तो a की वैल्यू हमारी क्या बन रही है, 1। क्यों? क्योंकि ये देखें t के साथ यहाँ पर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इट मीन्स यहाँ पर 1 है और यही पोजीशन a की होती है। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये आ जाएगी 3/2। 3/2 किस तरह से, ये हमारे सामने b की वैल्यू ये नीचे वाली है 3, तो चूंकि ऊपर भी एक कांस्टेंट है, ऊपर सिर्फ n होना चाहिए, तो हम इस 2 को नीचे ले आते हैं, तो ये वैल्यू 3/2 बन जाती है, जो कि b की वैल्यू है। और एफ ऑफ एन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एन हमारे पास है 1, ये देखें 1, प्लस के बाद वाला जो टर्म है वो एफ ऑफ एन कहलाता है। तो इस ये हमारे पास रेकरेंस रिलेशन है। इसके अंदर हम देख लेते हैं अब कि हमारी जो केस की कंडीशन है उसके मुताबिक क्या ये फुलफिल हो रहा है। केस की लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए, राइट हैंड साइड पे सॉरी, हमारे पास ये चीज़ है। सबसे पहले हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। इसमें हमारे पास ये एन को भी फिलहाल हम स्किप करते हैं। हम देखते हैं जी कि लॉग ए बेस बी ये किसके बराबर होता है। यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज़ अगर हम पुट कर दें तो लॉग बेस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2। यहाँ पे 3/2 हम पुट कर देंगे और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, इधर 1 की वैल्यू पुट कर दें। ये हमारे पास लॉग है, ए और बी की वैल्यूज़ है। अब इसको अगर हम देखें तो ये सेटिंग जरा इसकी ठीक कर लूँ मैं। बेस में हमारे पास बी की वैल्यू थी 3/2 और पावर में ए की वैल्यू थी हमारे पास 1। तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर कंसिडर की जाएगी, ये पूरी वैल्यू हमारी बराबर होती है एन लॉग 1 बेस 3/2, ये पूरा इक्वल होता है 0 के। और किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो उसको हम मैथमेटिकली इक्वल टू 1 कह सकते हैं। ये इसी तरह से है जैसे लॉग का हमारे पास रूल है कि लॉग 1 अगर हम देख रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, यानी बेस कुछ भी हो उसकी, और लॉग अगर 1 है तो ये हमेशा बराबर होता है 0 के। ये मैथमेटिकल रूल है लॉगरिथम का, ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। ये नहीं भी आप करेंगे कैलकुलेटर से भी से आप अगर सॉल्व करते हैं तो तब भी ये 0 ही हमें आउटपुट देगा। तो n की पावर 0 हमेशा किसी भी चीज़ की पावर 0 अगर 0 आएगी तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो एफ ऑफ एन हमारे पास क्या था, हम वो भी ऊपर यहाँ पर ये डिफाइन कर चुके हैं। ये एफ ऑफ एन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एन हमारे पास इक्वल है 1 के। एफ ऑफ एन अगर 1 के इक्वल है तो थीटा की वैल्यूज पुट कर लें, ये राइट हैंड साइड की यहाँ पर। तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एन थीटा ऑफ 1। ये 1 अभी हम फाइंड कर चुके हैं इसकी वैल्यू, एन लॉग ए बेस बी, और यही हमारी चूँकि राइट हैंड साइड भी है तो थीटा इस पूरे की जगह वैल्यू आ गई 1। इसी फंक्शन को हम यूँ लिख सकते हैं, यानी अब देखिए ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है केस 2 के लिहाज से
कि एफ ऑफ एन अगर 1 है, एफ ऑफ एन 1 है और राइट हैंड साइड थीटा ऑफ वन भी हमेशा 1 होगा, तो यानी हमारी दोनों साइड 1 और 1 इक्वल टू 1 इक्वल है, बराबर है। तो आउटपुट अगर हम इसकी देखें, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो टी ऑफ एन क्या होना चाहिए, टी ऑफ एन ये होना चाहिए। तो इसके मुताबिक अगर हम टी ऑफ एन हमारा अपना बनाएं, कंडीशन जो कि हमारी फुलफिल हो गई है, ट्रू हो गई है, इसके मुताबिक अगर हम अपनी टी ऑफ एन लिखते हैं तो वो क्या होगा, वो कुछ यूँ होगा कि थीटा ऑफ लॉग एन। किस तरह से, ये देखें यहाँ पे एन लॉग ए बेस बी, ये क्या हमने बनाया, ये अभी हमने 1 के इक्वल प्रूव कर दिया, और लॉग ऑफ एन वैसे ही आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ एन, लॉग ऑफ एन। तो ये हमारी जो है कंडीशन इसके मुताबिक पूरी हो जाती है। तो केस 2 हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपने केस 3 की तरफ। केस 3 हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी केसेस की निस्बत, वो इस सेंस में कि इसकी कंडीशंस जो है वो कुछ थोड़ी सी अलग है, और वो क्या है कंडीशंस वो भी हम देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो इसकी है जी कि अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एन इक्वल है बिग ओमेगा ऑफ एन पावर लॉग बेस बी पावर ए, यानी एन लॉग ए ऑफ बेस बी प्लस सम एप्सिलॉन है, यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू है, और ये एप्सिलॉन क्या है एक्चुअली, इसको हम कह सकते हैं कि कंडीशन के मुताबिक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 फॉर सम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन, दो कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है जी हमारे पास कि ए एफ ऑफ एन ओवर बी, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू सी, सी इज सम कांस्टेंट एफ ऑफ एन where this constant c is less than 1। ये दो कंडीशंस हैं हमारे पास, और ये ट्रू होती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन। दो कंडीशंस हैं क्या, सबसे पहली इफ़ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ एन log a base b plus epsilon where epsilon is greater than 0, and second condition is a f of n over b is less than equal to some constant c multiplied by f of n where c is greater than is less than 1 for all values of n। अब यहाँ पर चूंकि एंड का वर्ड यूज हुआ है, एंड से मुराद यहाँ पर हमेशा ये होती है कि और, यानी दोनों कंडीशन एट द सेम टाइम ट्रू होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेम टाइम पे ट्रू होती हैं देन हमारा टी ऑफ एन क्या होगा, टी ऑफ एन होगा इज इक्वल टू थीटा ऑफ एफ ऑफ एन। तो ये हमारा केस 3 था। ये इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसकी कंडीशन केस 1 और 2 में जिस तरह एक सिंगल कंडीशन थी, यहाँ पर दो कंडीशन हैं एट द सेम टाइम। तो इसकी हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें ये समझना आसान होगा कि ये केस 3 जो है असल में
यूज़ किस तरह से हो रहा है और एक्चुअली ये है क्या। तो एग्जांपल में हम ले लेते हैं जी कि टी ऑफ एन इज सम इज इक्वल टू 3t ऑफ एन डिवाइडेड बाय 4 प्लस एन नेचुरल लॉग ऑफ एन, वेयर ए की वैल्यू यहाँ पर क्या बनती है ए की वैल्यू 3 है, क्योंकि ये देखें टी से पहले जो कांस्टेंट होता है वो ए की वैल्यू होती है। और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी की वैल्यू है यहाँ पे, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है इसको हम बी की वैल्यू कंसिडर करते हैं। और ये क्या है 4 है। और इसके अलावा हमारे पास एफ ऑफ एन क्या बनता है, एफ ऑफ एन की वैल्यू होगी प्लस के बाद पूरी टर्म जो भी लिखी जाती है वो एफ ऑफ एन होती है। तो ये क्या होगी एन नेचुरल लॉग ऑफ एन। ठीक है, ये हमने तीन वैल्यूज इसमें से निकाल ली, ए बी और एफ ऑफ एन। अब हम आते हैं हमारी इस पहली कंडीशन पे लॉग ए बेस बी की तरफ। लॉग ए बेस बी, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें ए और बी की, तो ये क्या बनती हैं, ये बनेगा कुछ इस तरह से। लॉग ए की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, और ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये लॉग 3 बेस 4 बनेगा। और इसे अगर हम कैलकुलेट करें लॉग को, तो ये वैल्यू हमारे पास आती है ऑलमोस्ट 0.793 के राउंड अबाउट। अब यहाँ पर देखें इस लॉग की वैल्यू में, इस कंडीशन में हमें कुछ एप्सिलॉन ऐड करना है। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन हमारे पास, इस एप्सिलॉन की कंडीशन क्या है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा। अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारा एप्सिलॉन है वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है किसके 0.2 के। क्योंकि कंडीशन हमारी है कि 0 से बड़ा होना चाहिए एप्सिलॉन, तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं 0.2। वो इसलिए क्योंकि देखें अगर हम 0.793 में प्लस करते हैं 0.2 को, तो ये ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली आता है इक्वल 1 के। ठीक है, तो अब आ जाए केस 3 की पहली कंडीशन की तरफ। पहली कंडीशन हमारे पास क्या थी, अगर एफ ऑफ एन, जो कि हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये अभी हमने यहाँ पे निकाली, वो क्या थी एन नेचुरल लॉग ऑफ एन, एन नेचुरल लॉग ऑफ एन। अगर हम पहले केस को देखें एफ ऑफ एन इक्वल टू ये है, तो इसकी जगह वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यूज हम ये हमारे पास था एफ ऑफ एन केस 1 के मुताबिक। तो एफ ऑफ एन की वैल्यू चूँकि हमारे पास एन लॉग एन है, और ये पूरी वैल्यू हम कंसिडर कर चुके हैं किसके इक्वल, अभी हमने यहाँ ऊपर देखा ये 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह हम 1 पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन कुछ इस तरह से बन जाएगी इस रेफरेंस रिलेशन में कि एन लॉग एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ एन। और इसको भी अगर हम देखें मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये एन की पावर 1 इक्वल टू एन ही होता है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जी केस 1 हो गया। आ जाए केस 2 पे। दूसरा केस क्या था हमारे पास, वो कुछ यूँ था। सबसे पहले हमारे पास ए की वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में, ए की वैल्यू के बाद एफ ऑफ एन ओवर बी है। इसको हम यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है,
एफ ऑफ एन ओवर बी, बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4 थी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा एन ओवर 4, एन ओवर 4 बन गया, और साथ इसके है जी लॉग एन ओवर 4 इज, ये मैं आपको समझाता हूँ अभी, इक्वेशन में कंप्लीट कर लूँ। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट सी, जिस तरह की हमारी कंडीशन है सी और एफ ऑफ एन, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन है यहाँ पर, तो और सी जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, जैसे कि ये हमारी कंडीशन है यहाँ पर सी लेस देन 1 होना चाहिए। तो सी लेस देन 1 के लिए हम लेट कर लेते हैं क्या कि सी की वैल्यू सपोज हमारी है इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड मैंने किस तरह से लिखी है। सबसे पहले ये 3 है, सी तो यहाँ पे ए की जगह पे आ गया, ए की वैल्यू 3, एफ ऑफ एन ओवर बी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, एफ ऑफ एन ओवर बी, एफ ऑफ एन हमारे पास क्या था एन लॉग एन, एफ ऑफ एन एन इक्वल टू एन लॉग एन है, तो एफ ऑफ एन ओवर बी क्या होगा, एफ ऑफ एन होगा यहाँ पर हमारे पास एन ओवर बी लॉग एन ओवर बी, तो मैंने इसी तरह से ये लिखा है एन ओवर बी लॉग एन ओवर बी, ठीक है। चलो जी, इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा कि 3/4, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 3/4n लॉग ऑफ, ये रहेगा n/4 ही, और कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे ये सिंबल है हमारे पास लेस देन इक्वल का, लेस देन इक्वल किसके है सी की वैल्यू, चूँकि अभी हम लेट कर चुके हैं यहाँ के सी की वैल्यू पुट करनी है, तो वो हमने अभी लेट कर ली कि वो 3/4 है। ये आप कुछ भी लेट कर सकते हैं क्योंकि वो सी लेस देन 1 ही रखना है, तो लेस देन 1 आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने चूँकि आसानी के लिए बस 3 और 4 यहाँ पे लिख लिया है क्योंकि वो हमारे इक्वेशन से ज़रा मैच कर रहा है। आप कुछ और भी वैल्यू अगर लेंगे तो वो भी सही कंसिडर की जाएगी। आगे आ गया एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन की वैल्यू है एन नेचुरल लॉग ऑफ एन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है। अगर मैं दोनों साइड्स को कंप्यूट करूं तो ये मेरी साइड लेस देन आती है राइट हैंड साइड के। इसके मुताबिक अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो टी ऑफ एन क्या होना चाहिए थीटा एफ ऑफ एन। ये मेरे पास कंडीशन थी, कंडीशन की कह लें आउटपुट थी, तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ कि थीटा एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन क्या था अभी हमारे पास, हम इस केस में लॉग एन नेचुरल लॉग ऑफ एन, तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया मेरे पास केस 3 का, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने हमने नेचुरल मास्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए कितनी आसानी से हमारा तीनों केसेस जो है वो को कंसिडर करते हुए सॉल्व कर लिया है। मास्टर थ्योरम में सबसे पहली चीज़ तो हमारी जो पूरी फुलफिल होनी चाहिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट है जो कि मास्टर थ्योरम को एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले हमारा रेकरेंस रिलेशन इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। उसके बाद जो हमारी एग्जांपल है, सपोज ये एग्जांपल है, एग्जांपल तीनों केसेस में से, मास्टर थ्योरम के तीनों केसेस में से जिस भी केस को वो फुलफिल करती है या उसमें पूरी उतरती है, वो वाला केस अप्लाई होता है, और हमारी जैसे ये वाली एग्जांपल हमारी केस 1 पे अप्लाई हो रही थी, तो आउटपुट हमें ये आ गई। इस आउटपुट का मतलब ये है कि रेकरेंस रिलेशन हमारा बिग थीटा ऑफ एन स्क्वायर है। बाकी बिग ओ, बिग थीटा और बिग ओमेगा, इसकी जो बाउंड्रीज है वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही प्रीवियस लेक्चर में, कि बिग ओ जो है अपर बाउंड के लिए यूज़ होता है, बिग थीटा जो है वो लोअर और अपर दोनों बाउंड के लिए यूज़ होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये था जी हमारा लेक्चर आज का। ये फाइल आपको जो है वो एक और फाइल मैं दिखाना चाहता हूँ, ये इसमें मास्टर थ्योरम की डेफिनेशन भी है जो हमने अभी पढ़ी, तीनों केसेस भी हैं, और प्रैक्टिस के लिए कुछ जो है हमारे पास ये प्रॉब्लम्स हैं और साथ इनके सॉल्यूशंस भी हैं।
आई रिकमेंड यू कि ये प्रॉब्लम्स आप कंसिडर करें, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, और इस तरह से जो है आपके लिए आसानी हो जाएगी मास्टर थ्योरम को समझना। थैंक यू।